भाई मेरी महीने की तनख्वाह 70,000 है और मैं एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रखता। सब बड़े भाई को थमा देता हूँ, पर मेरी हालत देखो, खुद 2 वक्त की सूखी रोटी और अचार खाकर दिन काट रहा हूँ। यहाँ तक कि छेद वाली चड्डियाँ पहनता हूँ। और उधर से बड़े भाई मेरे फोन पर क्या भेजते हैं, रोना धोना भरा वॉइस नोट। छोटे पैसे तो मिल गए, पर देख बाबूजी की वो फेफड़ों वाली बीमारी फिर से उभर आई है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि बाहर वाली महंगी दवाई ही असर करेगी। और सुन, माँ के पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। पड़ोस वाले शर्मा जी ने मालिश वाला रखा है, 300 रुपए लेता है एक बार के। मैंने सोचा माँ के लिए भी लगवा दूं। तूने ये जो 70,000 भेजे हैं, इससे तो काम नहीं चल पाएगा रे। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मोबाइल पकड़े पकड़े मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई। अरे भाई 70,000 कम है क्या? मैं शहर में कॉपीराइटर हूँ। दुनिया को लगता है बड़ी चकाचौंध वाली नौकरी है, पर सच तो ये है कि मैं एक पढ़ा लिखा मजदूर हूँ। मकान मालिक का किराया, बिजली का बिल और बस ट्रेन के धक्के, ये सब झेल कर मैं हर महीने बिना शिकायत किए घर पैसे भेजता हूँ और यहाँ खुद एक फकीर की तरह जी रहा हूँ। मैंने मैसेज किया, भाई पिछले महीने ही तो 80,000 दिए थे छत की मरम्मत के लिए, अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ और फिर पैसे। वहाँ से तुरंत टाइपिंग शुरू हुई। बड़े भाई का ईगो हर्ट हो गया था। बोले, छोटे ये क्या बोल रहा है तू? तू तो शहर में एसी की हवा खाता है, तुझे क्या पता यहाँ हम किस हाल में हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मैं और तेरी भाभी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका सुसु पोटी साफ करते हैं। हमें नौकरी करने का तो टाइम मिलता नहीं। तुझे लगता है हम यहाँ मजे लूट रहे हैं? अगर तुझे लगता है कि पैसे ज्यादा है तो तू घर आ जा और ये सब कर। मैं बाहर जाकर काम करूंगा और तुझे हर महीने 80,000 भेज दिया करूंगा। हमेशा का यही नाटक। जब भी मैं हिसाब मांगता हूँ वो इमोशनल कार्ड खेल देते हैं, जैसे घर पर रहकर माँ बाप की सेवा करना उनके लिए लूट मचाने का लाइसेंस हो। मैंने लंबी सांस ली और समझाने की कोशिश की, भाई मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि बाबूजी की दवाइयों का खर्चा तो सरकारी स्कीम में कम हो जाता है ना, और मालिश के लिए भाभी ने वो कोर्स किया था ना, तो क्या वो। तभी बीच में ही माँ की आवाज आई, वही पुरानी डांट वाली, बस कर छोटे, अपने भाई को और कितना रुलाएगा। माँ की आवाज सुनते ही मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई, आखिर वो मेरी माँ है। मैंने कहा, नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था कि पैसे सही जगह लग रहे हैं या नहीं। तेरा भाई क्या पैसे खा जाएगा? चल अब फालतू बातें छोड़ और जल्दी से 30,000 और भेज दे, कल दवाइयाँ लानी है। मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा, सिर्फ 32,000 बचे थे। अगले महीने का किराया इसी से देना था। 3 मिनट तक मैं बस स्क्रीन को देखता रहा, फिर भारी मन से 30,000 ट्रांसफर कर दिए। उस वक्त मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मुझे लगा था कि मैं घर में खुशियाँ और सेहत भेज रहा हूँ, पर मैं भूल गया था कि लालच एक ऐसा दलदल है जिसे कोई भर नहीं सकता। मैंने घर पर बताया नहीं था, पर ऑफिस से मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई थी। वीकेंड मिलाकर पूरे 5 दिन थे। मैं थक चुका था तो सोचा सरप्राइज दूंगा। मैंने ट्रेन पकड़ी, ऑफिस से मिले महंगे ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे लिए, भतीजे के लिए नए कपड़े खरीदे और गांव निकल पड़ा। मन में बस यही था कि घर जाकर माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा और सुकून की नींद सोऊंगा। पर भाई वहाँ पहुँचकर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा घर शहर के किनारे पर है, 2 मंजिला मकान जो मैंने अपनी 5 साल की कमाई और लोन लेकर बनवाया था। तब भाई की शादी होनी थी और लड़की वालों को घर पसंद नहीं आ रहा था। मैंने 30 लाख भेजे थे, पर शादी में सबने भाई की तारीफ की कि वाह, लड़के ने क्या महल खड़ा किया है। मेरा नाम तक किसी ने नहीं लिया। खैर, मैंने बुरा नहीं माना। दोपहर के 4 बज रहे थे। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मेरी नजर बाहर खड़ी एक चकाचक नई SUV गाड़ी पर पड़ी। भाई साहब, वो कम से कम 40 से 50 लाख की गाड़ी थी। मेरा दिमाग चकरा गया। भाई के पास तो कोई पक्की नौकरी भी नहीं है, भाभी हाउसवाइफ है, तो ये पैसा आया कहाँ से? क्या लॉटरी लग गई? मैं चुपचाप अंदर गया। आंगन में सन्नाटा था। भाई के कमरे का AC पूरी रफ्तार से चल रहा था। वो AC मैंने पिछले साल माँ बाप के लिए लगवाया था, पर भाई ने ये कहकर अपने कमरे में लगवा लिया कि भतीजे को गर्मी लगती है और माँ बाप को तो घुटनों का दर्द है, वो AC की हवा नहीं झेल पाएंगे। मैं सीधे बड़े कमरे में गया। धुंधली रोशनी में बाबूजी अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना कटोरा था। मैंने आवाज दी, बाबूजी। वो ऐसे उछले जैसे कोई चोरी करते पकड़े गए हों। उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर था। मैंने पास जाकर देखा कि वो खा क्या रहे हैं। एक कटोरी पतली सी पानी जैसी खिचड़ी और थोड़ा सा काला पड़ चुका अचार। बस बाबूजी ने झटपट अचार की कटोरी पीछे छुपानी चाहिए। बोले, अरे छोटे, तू कब आया? वो मैं तो बस हल्का खाना चाह रहा था, सेहत के लिए अच्छा होता है। तेरी माँ ताश खेलने गई है और तेरे भाई भाभी बच्चे को लेकर शहर के बड़े होटल में खाना खाने गए हैं। होटल में खाना? मैंने बाबूजी की पतली कलाई देखी और मुझे भाई की वो बातें याद आई। बाबूजी बीमार हैं, बाहर की दवा चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए। मैंने पूछा, दवाई कहाँ है? भाई ने कहा था कि 2000 वाली शीशी आती है। वो कहा है? बाबूजी नजरें चुराने लगे। वो तो खत्म हो गई। शीशी दिखाओ मुझे, मैं शहर से सीधी वही मंगवा दूंगा। मैंने जोर देकर कहा। बाबूजी गुस्सा करने लगे। तू क्या पुलिस वाला है? मैंने फेंक दी वो शीशी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कूड़ेदान की तरफ रुख किया। बाबूजी मुझे रोकने की कोशिश करने लगे, पर उनके पैर साथ नहीं दे रहे थे। मैंने जैसे ही ढक्कन हटाया
अंदर सिर्फ अंडे के छिलके, सड़ी हुई सब्जियां और एक सफेद रंग की सस्ती सी शीशी पड़ी थी। वो कोई महंगी दवाई नहीं थी, वो महज 10 से 20 रुपए वाली खांसी की सिरप थी। मेरा हाथ कांपने लगा। तो ये है वो 2000 वाली जान बचाने वाली दवा? मैंने चिल्लाकर पूछा। बाबूजी का चेहरा लाल पड़ गया। तू पूछताछ कर रहा है क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो खाया। तो वो पैसे कहाँ गए? मैंने पिछले हफ्ते 70,000 और परसों 30,000 भेजे। 1 लाख रुपए में आपने सिर्फ ये 10 रुपए की दवाई ली और पानी जैसी खिचड़ी खा रहे हो। बाबूजी हकलाते हुए बोले, पैसे तो मैंने जमा कर दिए हैं, मुसीबत के वक्त काम आएंगे। जमा कर दिए हैं या उस चमचमाती गाड़ी में लगा दिए? मैंने तंज कसा। तभी बाहर गेट पर शोर सुनाई दिया। बड़े भाई साहब अपनी पूरी टोली के साथ मजे मारते हुए लौटे। उनकी आवाजें घर के बाहर तक गूंज रही थी। अरे भाई, इस नई गाड़ी का तो जवाब नहीं। लेदर की सीटें, क्या मखमली एहसास है। भाभी चहकी, वाकई अब तो हम लंबी सैर पर शहर भी जाएंगे। भतीजा भी पीछे नहीं था। पापा, मुझे वो वाला केक फिर से खाना है। हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए, चेहरे पर चमक और पेट में होटल का खाना भरे। जब वो अंदर आए तो सामने मुझे खड़ा देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी गायब हो गई। बड़े भाई ने थोड़ी झेंप मिटाते हुए एक नकली सी मुस्कान चेहरे पर चिपकाई। अरे छोटे, तू कब आया? बताया क्यों नहीं? मैं स्टेशन लेने आ जाता। देख, घर में कुछ खास सब्जी भी नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने ठंडे लहजे में कहा। भाई, गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त है। भाई साहब ने घबराहट में अपनी चाबी जेब में ठूंस ली। वो तो दोस्त की है, 2 दिन के लिए मांग कर लाया था। तुझे तो पता है घर में गाड़ी ना हो तो कितनी दिक्कत होती है। दोस्त की है? क्या उस दोस्त का नाम मेरी कमाई है? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। जब उन्हें लगा कि अब झूठ नहीं चलेगा तो वो अपनी असली औकात पर आ गए। हाँ तो क्या हुआ? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अगर मैंने गाड़ी ले ली तो क्या गुनाह कर दिया? आखिर माँ बाप को अस्पताल ले जाने के काम ही आएगी ना। अस्पताल के पैसों से गाड़ी खरीदी है, वाकई बहुत काम आएगी। ये कहते ही मैंने वो 10 रुपए वाली खांसी की शीशी जमीन पर दे मारी। ये है वो तुम्हारी महंगी वाली दवा, और ये, मैंने उस पतली खिचड़ी की तरफ इशारा किया, ये है तुम्हारी सेवा। मैं हर महीने 70,000 भेजता हूँ और तुम बाबूजी को ये खिला रहे हो। खुद होटल में दावतें उड़ा रहे हो और नई गाड़ियाँ घुमा रहे हो। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। भाभी ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, मगरमच्छ के आंसू। बच्चे को कमरे में धकेला और रोना शुरू कर दिया। छोटे, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? ये गाड़ी क्या हमने अपने लिए ली है? तुझे याद है पिछली बार जब माँ को रात में बुखार आया था तो तेरे भाई उन्हें कंधे पर लाद कर 3 मील पैदल चले थे। हमारा कलेजा फट गया था, इसलिए हमने कर्ज लेकर ये गाड़ी ली है। ऊपर से इसकी 6,000 की किश्त भी तो देनी है। तुझे क्या पता हम कितनी मुश्किल में हैं? मुश्किल में या मेरे भेजे हुए पैसों से ऐश करने में? तभी बाबूजी दहाड़े, बस कर। घर आते ही कलेश शुरू कर दिया। तू छोटा भाई है, तमीज भूल गया? तेरा भाई यहाँ मेरी सेवा करता है, उसका हक बनता है इन पैसों पर। तूने साल में कितनी बार शक्ल दिखाई है? पैसे फेंक कर समझता है कि तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। निकल जा यहाँ से, तेरे जैसा बेटा हमें नहीं चाहिए। मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस परिवार के लिए मैं शहर में गधा मजदूरी कर रहा था, उनके लिए मेरी मेहनत कुछ भी नहीं थी और भाई की मक्कारी हक। मैंने गहरी सांस ली। अंदर कुछ टूट गया था, पर अब मैं कमजोर नहीं पड़ने वाला था। ठीक है बाबूजी, अगर आपको लगता है कि भाई की सेवा ही सब कुछ है और मेरे पैसे बेकार हैं, तो आज से ये पैसे बंद। मैंने उनके सामने अपना फोन निकाला और बैंक की ऐप खोलकर वो ऑटो ट्रांसफर वाली सेटिंग वही खत्म कर दी। माँ बाजार से लौट रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाहर से बाबूजी की जानबूझकर तेज आवाज में बोलने की आवाज आ रही थी। नमक हराम कहेगा, पर निकल आए हैं इसके। देख, इसने मुझे कितना परेशान किया है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैंने न सब्जी ली न दवा। मैं सीधे शहर के बड़े हेल्पर सेंटर गया। अगर इन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करता तो ठीक है, अब मैं पैसे खर्च करके एक प्रोफेशनल बंदा रखूंगा। मैंने मैरी आंटी को काम पर रखा। 50 साल की तगड़ी काठी की पंजाबी औरत, बात करने का अंदाजा ऐसा कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए। मैंने उन्हें 8,000 महीने पर रखा और साफ कह दिया कि पैसे सीधे एजेंसी को जाएंगे, घर में किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा। जब मैं मैरी आंटी को लेकर घर पहुंचा तो भाई भाभी मजे से मेज पर बैठे मांस मछली उड़ा रहे थे और बाबूजी वो मेज के दूसरे कोने पर वही फीकी सी सवई खा रहे थे। मुझे देखते ही भाई रुका। मैंने चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट के कागज मेज पर पटके। बाबूजी ने जब 8,000 की बात सुनी तो उनका दिल बैठ गया। अरे, ये पैसे अपने भाई को दे देता, घर में काम आ जाते। मैरी आंटी बड़ी धाकड़ निकली। उन्होंने बिना कुछ कहे सीधे वो मांस और मछली वाली प्लेट उठाई और बाबूजी के सामने रख दी। भाभी उसे छीनने झपटी तो आंटी ने स्टील का बड़ा चम्मच मेज पर दे मारा और अपनी आंखें दिखाई। भाभी की तो बत्ती गुल गई। भाई का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे पहली बार थोड़ा सुकून मिला। अगले 2 दिन घर में तमाशा चलता रहा। भाई भाभी ने पूरा जोर लगा दिया कि मैं मैरी आंटी को निकाल दूं। ये पैसे भाई को दे, उसे गाड़ी की किश्त भरनी है, वही सबसे जरूरी काम है। बाबूजी फिर वही राग अलापने लगे। उनके लिए भाई की अयाशी जरूरी थी और मेरा त्याग कुछ नहीं। भाई ने मुझे धक्का देते हुए कहा, सुना नहीं, घर का मालिक तुझे निकलने को बोल रहा है। निकल यहाँ से और बाकी पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुझे लगता है कि ये पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई को लगा मैं पैसे देने वाला हूँ
उसके चेहरे पर लालच वाली हंसी आ गई। हाँ, आखिर हम एक ही खून तो है। मैंने फोन निकाला। हेलो 101 पुलिस जी, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। गांव में घर नंबर 38, यहाँ कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं और मारपीट पर उतारू है। घर में सन्नाटा छा गया। भाई का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने भूत देख लिया हो। बाबूजी की लाठी हाथ से छूट गई। तू अपने भाई को जेल भिजवाएगा? तू पागल हो गया है? पागल नहीं हुआ हूँ। जब आपने खून के रिश्तों को छोड़कर सिर्फ पैसों की बात की तो अब कानून की बात होगी। छीना झपटी और मारपीट के लिए अच्छा खासा केस बनता है। मैरी आंटी, पुलिस आए तो बयान दे देना। भाई गिड़गिड़ाने लगा। छोटे, रहने दे यार, मुझे नहीं चाहिए पैसे। देर हो गई भाई, मौका तुझे पहले दिया था। बाबूजी रोने लगे। बेटा, पुलिस मत बुला। अगर ये जेल चला गया तो गाड़ी की किश्त कौन भरेगा? मुझे हंसी आई। इनकी दुनिया अभी भी गाड़ी की किश्त पर रुकी थी। किश्त नहीं भर सकते तो गाड़ी बेच दो, मेरा सिर मत खाओ। मैंने मैरी आंटी से कहा, आंटी अब से सिर्फ माँ बाप के कमरे और उनकी जरूरत का ख्याल रखना। ये लोग बीच में आए या हाथ उठाएं तो सीधा पुलिस को फोन करना। एक हफ्ते बाद मैं ऑफिस में मीटिंग कर रहा था कि अचानक मेज पर मेरा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मैरी आंटी का नाम चमक रहा था। मेरा दिल बैठ गया। पक्का कुछ गड़बड़ है। मैं मीटिंग छोड़कर बाहर भागा। हेलो आंटी, क्या हुआ? बेटा, गजब हो गया। माँ के हाथ का सोने का कंगन गायब है। क्या? कैसे गायब हो गया? मैंने घबराकर पूछा। आज तेरे भाई की गाड़ी की किश्त भरने का दिन था। सुबह बैंक से फोन आया था और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे माँ के कमरे से दबे पाव निकलते देखा। वो अपनी मोटरसाइकिल उठाकर ऐसे भागा जैसे पीछे भूत पड़ा हो। माँ सोकर उठी और कलाई सुनी देखी तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। आखिरकार भाई ने अपनी औकात दिखाई दी। आंटी, आप माँ को संभालो, मैं दीदी को फोन करता हूँ। मैंने बड़ी बहन को फोन लगाया। दीदी, घर में आफत आ गई है। भाई ने माँ का सोने का कंगन चोरी कर लिया है। बोल रहा है गाड़ी की किश्त भरनी है। क्या? उस कमीने की इतनी हिम्मत? वो कंगन तो। दीदी की आवाज अचानक अजीब सी हो गई, जैसे कुछ छुपा रही हूँ। क्या हुआ दीदी, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, मैं घर पहुँचती हूँ अभी। उसकी ऐसी की तैसी। दीदी ने फोन काट दिया, पर उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। मुझे शक हुआ कि कुछ तो काला है। उधर भाई साहब घर लौटे। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अंदर आते ही चिल्लाने लगे, रो मत बुढ़िया, तेरी ये लाडली बड़ी बेटी ने तुझे 3 साल से चूना लगाया है। मैं सुनार के पास गया तो उसने पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। बोला ये तो पीतल पर सोने का पानी चढ़ा है। ये है तेरी सबसे प्यारी बेटी का प्यार। माँ सन्न रह गई। नकली कंगन नकली था। तभी मेरे फोन पर दीदी का मैसेज आया, छोटे मेरी लाज रख लेना। माँ को सच मत बताना कि कंगन नकली था। कह देना कि भाई गलत दुकान पर चला गया था। तेरा जीजा बर्बाद हो गया है। मेरे पास असली कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे, बस माँ का मन रखने के लिए वो दे दिया था। मैं तुझे 5000 भेज रही हूँ, तू भाई की किश्त भर दे। बात आगे मत बढ़ाना। घर के अंदर भाई दहाड़ रहा था और दीदी से हिसाब मांग रहा था। बाबूजी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वो किसी पुराने सूखे पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दिमाग के पर्दे फट गए। घर की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। मैंने अपने हाथ का पेन गुस्से में तोड़ दिया और सीधे गाड़ी उठाकर घर की तरफ भागा। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही भाई की वही जानी पहचानी दहाड़ सुनाई दी। अरे पहले इलाज तो शुरू करो, मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है, वो आते ही सारे पैसे भर देगा। नर्स झुंझलाई हुई थी। सर, ये अस्पताल का नियम है, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है, हालत बहुत नाजुक है। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे दवाइयाँ नहीं मिलेंगी और ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। मुझे नहीं पता, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको देख लूंगा। भाई अपनी गुंडागर्दी पर उतरा हुआ था। माँ बेंच पर पत्थर बनी बैठी थी और दीदी कोने में खड़ी फोन पर गिड़गिड़ा रही थी। मेरे जूतों की आवाज सुनकर सब शांत हो गए। क्या हुआ यहाँ? छोटे, शुक्र है तू आ गया, जल्दी 20,000 भर दे। बाबूजी की हालत खराब है और ये डॉक्टर बिना पैसों के हाथ नहीं लगा रहे। भाई ने हुक्म दिया। मैंने दीदी की तरफ देखा। दीदी, आप तो आ गई थी ना, कंगन नकली था। वो बात छोड़ो, पर बाबूजी की जान के लिए कुछ पैसे तो होंगे आपके पास। दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया है छोटे। मैंने भाई की तरफ देखा। और तुम? बाबूजी की पेंशन तो तुम्हारे हाथ में थी, साल के लाखों रुपए कहाँ गए? भाई ने बेशर्मी से जवाब दिया। अरे भाई, घर के खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल, इनमें कुछ बचता है क्या? बेशर्मी की भी हद होती है, मैंने चिल्लाकर कहा। भाई फिर भी नहीं सुधरा। देख लिया, मैंने कहा था ना मेरा भाई रईस है। नर्स, ये लो कार्ड, स्वाइप करो और सबसे महंगी दवाइयाँ लगाओ। मैंने कार्ड देते हुए साफ कहा, 50,000 काट लो, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के खर्च के लिए होगा। अगर 1 रुपया भी बचा तो वो मेरे इसी कार्ड में वापस आएगा, कोई इसे कैश नहीं करा पाएगा। भाई भड़क गया। ये क्या बदतमीजी है? हम यहाँ रात भर जागेंगे तो क्या चाय पानी और आने जाने का खर्चा तो नहीं देगा? तुम्हारी चाय और तुम्हारी गाड़ी का तेल भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने बाप की जान बचा रहा हूँ, तुम जैसे कामचोरों को नहीं पाल रहा। 4 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। जान तो बच गई, पर बाबूजी को लकवा मार गया। शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया और बोली भी लड़खड़ाने लगी। अब उनका लंबा इलाज चलना था।
और 24 घंटे किसी की सेवा की जरूरत थी। भाई और दीदी के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि बोझ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर साहब, इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? अस्पताल तो बहुत महंगा है। दीदी बोली, हाँ डॉक्टर, अगर ये ठीक नहीं होने वाले तो फिर बेमतलब पैसा बहाने का क्या फायदा? अगर बाबूजी सुन पाते कि उनके सबसे लाडले बच्चे उन्हें बोझ और पैसों की बर्बादी समझ रहे हैं तो शायद वो अपनी किस्मत पर रो पड़ते। माँ मेरे पास आई, छोटे तू तो समझदार है, वो मैरी आंटी को फिर से बुला लेना, ये दोनों तो सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ, मैरी आंटी तंदुरुस्त लोगों का ख्याल रखने के लिए थी, लकवे के मरीज के लिए अस्पताल वाला स्टाफ चाहिए जो दिन का 3,000 लेगा। भाई चिल्लाया, 3,000? ये तो डकैती है। महीने का 90,000? नाना, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर खुद सेवा करो। भाई, तुम बड़े बेटे हो, ये घर भी तुम्हारा होने वाला था तो सेवा भी तुम ही करो। और दीदी, आप तो उनकी सबसे प्यारी बेटी हो, आप भी हाथ बंटाओ। दोनों के पास बहानों की लिस्ट तैयार थी। किसी को नौकरी देखनी थी, किसी को अपनी बर्बादी का रोना था। ठीक है, तो फिर ये मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन करो। अगर तुम न पैसा दे सकते हो न सेवा तो हिसाब बराबर करते हैं। पहली शर्त, ये घर और बाबूजी के नाम की सारी जमा पूंजी जो भाई ने उड़ा दी है वो अब से कानूनी तौर पर मेरी होगी। बदले में बाबूजी के इलाज और देखभाल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। भाई फिर से उछला, क्या घर तेरे नाम? ये नहीं हो सकता, मैं बड़ा बेटा हूँ, घर मेरा है। तो फिर दूसरी शर्त मानो, हम तीनों बराबर पैसे देंगे, हर महीने 30-30 हजार रुपए इलाज और स्टाफ के लिए, और बारी बारी से यहाँ अस्पताल में रुकना होगा। बोलो, मंजूर है? भाई रोने लगा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तू हमें मारना चाहता है क्या? पैसे आसमान से नहीं टपकते भाई, मैं मेहनत करता हूँ। और दीदी, आपने तो 200 रुपए वाला नकली कंगन माँ को पहनाकर 3 साल तक बेवकूफ बनाया, उसका हिसाब ही कर ले क्या? और भाई, तुम्हारी गाड़ी उठाने के लिए बैंक वाले कभी भी आते ही होंगे। मैंने भाई को आखिरी ऑफर दिया, अगर तुम इस घर पर अपना हक छोड़ते हो तो मैं तुम्हारी इस महीने की गाड़ी की किश्त भर दूंगा ताकि तुम्हें गाड़ी बेचने का थोड़ा समय मिल जाए, वरना केस लड़ते रहेंगे। बाबूजी के जाने के बाद कोर्ट तय करेगी किसे क्या मिलेगा, तब तक तुम्हारी गाड़ी भी जाएगी और इज्जत भी। भाई ने दांत पीसते हुए कहा, छोटे तू बहुत शातिर निकला, ले रख ले ये घर और ये बीमार बाप भी संभाल, हमें अब तंग मत करना। भाई तेजी से अपनी धूल जमी हुई एसयूवी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने चाबी घुमाई पर इंजन ने सिर्फ खिच खिच की आवाज की और दम तोड़ दिया। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बाहर निकलकर गाड़ी के टायर पर लात मारी। साली किस्मत ही खराब है। तभी एक बड़ी टोइंग ट्रक आकर उसकी गाड़ी के सामने रुकी। कुछ हट्टे-कट्टे लोग नीचे उतरे। जितेंद्र कुमार, आपने जो इस गाड़ी पर प्राइवेट लोन लिया था उसका ब्याज समेत 10 लाख बकाया है, हम गाड़ी जब्त करने आए हैं। भाई हक्का बक्का रह गया, अरे भाई, अभी तो सिर्फ बैंक की कुछ ही किश्तें बाकी है और 10 लाख क्या, मैंने तो अभी किश्त भरी है। पर सामने खड़े उन हटे-कटे आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बैंक का लोन था। ये जो तूने बाहर से बाहुबलियों से 10 लाख का कर्जा उठा रखा है उसका क्या, ऊपर से ब्याज अलग। गाड़ी अभी के अभी टो होगी। 2 आदमियों ने फुर्ती से गाड़ी में हुक फंसाया। भाभी का तो गला सूख गया। नहीं, ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, ये हमारी नाक है, हमारी जान है। पर उन लोगों ने एक न सुनी। उन्होंने भाई को कॉलर से पकड़ा, गाड़ी से बाहर घसीटा और सड़क पर पटक दिया। वो आलीशान गाड़ी धीरे धीरे क्रेन पर चलने लगी। भाई जमीन पर लौट गया और घिसटता हुआ मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ा। छोटे, बचा ले भाई, अपने भाई को बचा ले, ये 10 लाख तू भर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। मुझे याद आया वो वक्त जब इसके जुए का कर्जा उतारने के लिए मैंने 3 महीने सिर्फ मैगी और पार्लेजी खाकर दिन काटे थे, और आज ये एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों में पड़ा था। मैंने ठंडे मन से कहा, भाई, न तेरी गाड़ी बचेगी, न तेरी इज्जत, और तेरा कर्जा वो तो भूल ही जा। मैंने मैरी आंटी को मैसेज किया, आंटी आप घर पर डटी रहो, सिर्फ उस लाचार बुजुर्ग का ख्याल रखना, बाकी किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इस घर में अब सिर्फ मेरी चलेगी। अगले दिन दोपहर को माँ घर के आंगन में पागलों की तरह बैठी थी। उनके हाथ में वही पीतल का नकली कंगन था। सब धोखेबाज है, सब के सब झूठे निकले। भाई कमरे से बाहर भागा और माँ के हाथ से वो नकली कंगन छीनकर दीवार पर दे मारा। अब खुश हो, पूरे गांव में थू-थू हो रही है कि जितेंद्र अपनी फूटी हुई गाड़ी भी नहीं बचा पाया। बाबूजी लाठी टेकते हुए बाहर आए। घर का ये कलेश और भाई की बदतमीजी देखकर उनका चेहरा नीला पड़ गया। अचानक उनके हाथ से लाठी छूटी और वो पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़े। बाबूजी, मैरी आंटी चिल्लाई और उन्हें संभालने दौड़ी। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया, बेटा जल्दी एम्बुलेंस भेजो, लगता है फिर से दौरा पड़ा है। यही वो बेटा बेटी थे जिन्हें इन्होंने सर पर चढ़ाया था, और आज इन्हीं की वजह से वो फिर से अस्पताल के बिस्तर पर थे। जब मैं अस्पताल पहुंचा, माँ कोने में बैठकर रो रही थी। छोटे, तू आ गया, डॉक्टर बोल रहे हैं दिमाग की नस फट गई है, बहुत पैसा लगेगा। पैसे लाया है ना, जल्दी जमा कर दे, वो 50,000 मांग रहे हैं। मैंने माँ का हाथ झटक दिया और सीधे नर्स के पास गया। नर्स ने कहा, देखिए खून बहुत ज्यादा बह गया है,
अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बचेंगे नहीं, और बच गए तो पूरी तरह लकवा मार जाएगा। 50,000 अभी जमा करने होंगे और आगे का खर्चा कम से कम 10 लाख मानकर चलिए। 10 लाख? क्या लूट मचा रखी है? भाई पीछे से दहाड़ा। नर्स, क्या बिना ऑपरेशन के काम नहीं चल सकता? हमारे गांव में भी एक को हुआ था, वो तो 5 से 10,000 की दवा से ठीक हो गया था। नर्स चिढ़ गई, मरीज की हालत देखिए, बिना सर्जरी के ये घर नहीं पहुंच पाएंगे। भाई ने जो कहा उसने वहाँ खड़े हर इंसान का खून सुखा दिया। बोला, नहीं बचे तो न सही, वैसे भी 70 साल के हो गए हैं, ऊपर से शुगर और बीपी है। अगर 10 लाख लगाकर बचा भी लिया और कल को ये बिस्तर पर पड़े रहे तो इनकी टटी पेशाब कौन साफ करेगा? हमारे पास 10 लाख नहीं है कुएं में फेंकने के लिए। पूरी गैलरी सन्न रह गई। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, ये तू क्या बोल रहा है? भाई की आंखों में दरिंदगी थी। मैं सच बोल रहा हूँ, छोटे के पास पैसा है, पर वो पैसा मेरी गाड़ी छुड़ाने के काम आएगा। एक मरते हुए बुढ़े के चक्कर में हम अपनी जिंदगी नर्क नहीं बना सकते। इसे कुदरत का फैसला समझो और इलाज रहने दो। तभी दीदी का फोन आया, छोटे, मुझे पता चला बाबूजी की तबीयत खराब है, पर देख मैं अभी शहर से बाहर हूँ, आ नहीं पाऊंगी, तू देख लेना। और हाँ, पैसों का तो तुझे पता ही है, तेरा जीजा बहुत तंगी में है। मैंने फोन जेब में रखा। डॉक्टर बाहर आए, फैसला हुआ, साइन कौन करेगा? भाई बेंच पर पैर फैलाकर बैठ गया। मैं नहीं करूंगा, हमारे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने पूछा, तुम बड़े बेटे हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने कह दिया ना, जो होगा देखा जाएगा, हम सिर्फ दवाइयाँ दिलाएंगे, ऑपरेशन नहीं। मैं हंस पड़ा, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, बाबूजी देख लो, जिस बेटे के लिए तुमने मुझे ठुकराया वो तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, मैं साइन करूंगा। तू क्यों करेगा? तेरे पास फालतू पैसा है क्या? भाई चिढ़ा, देख ले छोटे, ये पैसा तू अपनी मर्जी से दे रहा है। घर का कोई बंदा तुझे फूटी कौड़ी वापस नहीं करेगा। इससे अच्छा ये पैसा मुझे दे दे, मैं गाड़ी छुड़ा लूंगा, दफा हो जा यहाँ से। मेरी दहाड़ सुनकर भाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कार्ड स्वाइप किया, पूरे 5 लाख काट लो, सबसे बढ़िया इलाज चाहिए। भाभी वो रसीद देखकर जल भुन गई। 5 लाख? अरे नाश पिटे, अस्पताल को दान दे दिए, पर अपने भाई की मदद नहीं की। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल उठी। मैंने इन अपनों की तरफ देखा और कहा, सुन लो सब, ये पैसा मैंने बाबूजी को उधार दिया है, तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज से 2 प्रोफेशनल नर्स 24 घंटे उनकी सेवा करेंगी। तुम में से कोई भी उनके इलाज के पैसों को हाथ नहीं लगाएगा। भाई चिल्लाया, तू हमें बाहर निकालेगा? मैं बड़ा बेटा हूँ। मैंने अपना फोन निकाला और वही रिकॉर्डिंग तेज आवाज में चला दी। नहीं बचे तो न सही, अगर 10 लाख लगाकर बचा भी लिया और कल को ये बिस्तर पर पड़े रहे तो इनकी सेवा कौन करेगा? वहाँ खड़े दूसरे मरीजों के रिश्तेदार भाई को हिकारत से देखने लगे। भाई सक्का गया, तूने रिकॉर्डिंग कर ली? ये मेरी सुरक्षा के लिए है भाई। अगर ये रिकॉर्डिंग तेरे गांव के ग्रुप में तेरे दोस्तों और तेरे ससुराल वालों को भेज दी तो सोच तेरा क्या होगा। भाई के पैर कांपने लगे। नहीं छोटे, मत करना ऐसा, मैं तो बस घबराहट में बोल गया था। तो अपनी जबान बंद रख और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। मुझे अपनी आंखों के सामने तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। जाओ घर में देखो, शायद कुछ बेचने लायक बचा हो। 3 दिन बाद वार्ड में दवाइयों की गंध भरी थी। बाबूजी की आंखें खुली, उनका आधा शरीर पत्थर हो चुका था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए। बिट्टू, बड़े भाई का नाम। बाबूजी, आप भाई को ढूंढ रहे हैं? वो बहुत व्यस्त है, वो हिसाब लगा रहा है कि आपकी दवाइयों के पैसे कैसे बचाए जाएं और गाड़ी कैसे छुड़ाई जाए। बाबूजी की आंखों में यकीन नहीं था। मैंने आखिरी बार वो रिकॉर्डिंग उनके कान के पास चला दी। 70 साल के हो गए हैं, मर गए तो मर गए, 10 लाख कुएं में क्यों फेंकना? भाई की वो जहरीली आवाज सुनकर बाबूजी का हाथ कांपने लगा। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने फोन जेब में रखा और कहा, दीदी भी शहर छोड़कर भाग गई है ताकि उन्हें पैसे न देने पड़े। बाबूजी, आपके इलाज में अब तक मेरे 11 लाख लग चुके हैं। मैं आपको मौत के मुंह से खींच कर लाया हूँ, जबकि आपका वो लाडला बेटा चाहता था कि आप ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दे। बाबूजी ने अपनी फटी आंखों से मुझे देखा। आज उन्हें समझ आ गया था कि सपूत कौन है और कपूत कौन। उनकी वो बेबसी और पछतावा ही उनका सबसे बड़ा दन था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। अब न कोई रिश्ता बचा था, न कोई उम्मीद, बस एक कड़वा सच था जिसे मैंने 11 लाख देकर खरीदा था। अपनी आजादी और एक साफ सुथरा सच। बाबूजी का हाथ बुरी तरह कांप रहा था और वो अस्पताल के बिल के कागजात किसी खून के धब्बे की तरह फर्श पर बिखर गए। माँ चिल्लाई, बस कर छोटे, अब और मत बोल। मैंने गरज कर कहा, क्यों न बोलूं माँ, ये सच बहुत महंगा है, पर आज मैंने इसके लिए अपनी जेब ढीली की है, तो तुम सबको ये सच समझना ही पड़ेगा और इसे सुनना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद जब बाबूजी को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, तब जाकर बड़े भाई साहब की शक्ल दिखाई दी। आते ही बोले, देख छोटे, घर का बंदा जितनी अच्छी सेवा कर सकता है कोई बाहरी नहीं कर पाएगा। तू ऐसा कर, ये जो 6,000 रुपए तू हर महीने नर्स को देता है वो मुझे दे दिया कर। मैं गारंटी देता हूँ कि बाबूजी को खिला पिलाकर एकदम चकाचक कर दूंगा। मैं उसकी घटिया सोच पर मन ही मन हंसा
और बिना कोई जवाब दिए एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, इस पर दस्तखत करो, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट है। बाबूजी की इस बीमारी में अब तक मैं 12 लाख रुपए फूंक चुका हूँ। कानून के हिसाब से भी ये पैसा अगले 10 सालों तक मेरे हिस्से की सेवा के बराबर है। तो आज से मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हूँ। भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने आगे कहा, तुम तो बड़े बेटे हो ना, तुम्हें ही घर जायदाद और वारिस होने का बड़ा शौक था, तो लो, ये घर, ये जमीन और माँ बाप की जो भी जमा पूंजी बची है सब तुम्हारी। मुझे इसमें से फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, पर याद रखना आज से इनका सुसु पोटी साफ करने और इनकी सेवा की पूरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। ये क्या बात हुई? मैं साइन नहीं करूंगा। वो चिढ़कर बोला, नहीं करोगे तो ठीक है, चलो कोर्ट। मैं अभी अर्जी डालूंगा कि तुम्हारी अय्याशियों के चक्कर में घर नीलाम किया जाए ताकि मेरा इलाज का पैसा वसूल हो सके। और हाँ, वो रिकॉर्डिंग तो है ही मेरे पास। जब पुलिस और समाज देखेगा कि तुमने मरते बाप को छोड़ने की बात कही है तो सोचो क्या हाल होगा। भाई ने दांत पीसते हुए कागज छीना और दस्तखत कर दिए। ठीक है, बहुत बड़ा बन रहा है ना तू, याद रखना कल को माँ बाप मर भी गए तो मुंह दिखाने मत आना। मैंने शांत होकर कहा, वो मेरी मर्जी है भाई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और माँ बाप, आप लोगों ने हमेशा यही कहा न कि बड़ा बेटा ही बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो अब अपनी लाठी संभालो। मैंने नर्स को हटा दिया है, कल से आपका लाडला बेटा आपकी सेवा करेगा। अब आगे आपके कर्म और आपका नसीब। गुड लक। उस दिन 20 सालों से मेरे सीने पर जो बोझ था वो हमेशा के लिए उतर गया। 3 साल बीत गए। मैं अपनी नई काली और दमदार एसयूवी लेकर गांव की उसी पुरानी और टूटी फूटी सड़क से गुजर रहा था। खिड़की के बाहर सब्जी मंडी का शोर था। तभी मेरी नजर सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे और वो 3 साल पहले के मुकाबले 10 साल ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। वो मेरी बड़ी भाभी थी। वो एक सब्जी वाले से 2-4 रुपयों के लिए बुरी तरह उलझ रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। पास खड़े कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे ये वही है ना, उस जीजी वाले घर की बड़ी बहू। बेचारी का नसीब ही फूट गया। सुना है इसका आदमी दिन भर दारू पीकर इसे पीटता है। घर में लकवाग्रस्त बुड्ढा पड़ा है और पूरा खानदान अब कबाड़ बीन कर गुजारा कर रहा है। दूसरा बोला, सही कहा, कर्मों का फल है। सुना था जब बुढ़ा बीमार पड़ा था तो शहर में बड़े मैनेजर छोटे बेटे को इन लोगों ने घर से भगा दिया था। अब देखो कीचड़ में सड़ रहे हैं सब के सब। भाभी को शायद कुछ एहसास हुआ। उसने भीड़ के बीच से सिर उठाकर मेरी चमचमाती हुई गाड़ी की तरफ देखा। शीशे के पार उसकी नजरें मुझसे मिली। मुझे देखते ही उसकी आंखें फैल गई। चेहरे पर शर्म, पछतावा और हार का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में कुछ रिश्ते भगवान की दुआ होते हैं तो कुछ सिर्फ एक आजमाइश। मैंने अपनी आजमाइश पूरी कर ली थी। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया और बाहर के उस शोर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। मैंने रेस दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो छोटा सा कस्बा और वो जहरीले रिश्ते अब मेरे पीछे छूट चुके थे। धुंधले होते होते वो हमेशा के लिए गायब हो गए। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई रिश्तेदारों की कहानी है तो कमेंट में शेयर करें। क्या पता आपकी कहानी पर कोई स्टोरी बन जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।